हम काफी लोग ऐसे देखते हैं जो ये एलिगेशन लगाते हैं साहब पर, काशीराम साहब पर, कि उन्होंने आरपीआई को मजबूत करने के बजाय आरपीआई को ही बाबा साहब जिसके फाउंडर थे, बाबा साहब ने जो उसको खत्म करने का काम किया, ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए काशीराम आरपीआई साहब पर। आरपीएम में क्या था, देखिए जब आरपीआई तो बॉम्बे में बनी, जी, यूपी में तो बनी नहीं। हाँ, यूपी में और कोई नहीं, बेस आ गया था यूपी में, बेस बाद में आ गया था, बाद में आया, लेकिन आरपीआई मेन पावर क्या थी, आरपीआई की बॉम्ब महाराष्ट्र में ही थी, महाराष्ट्र में चलाने वाले महाराष्ट्र वाले थे। बाबा साहब वहीं से लेकिन जब 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 आरपीआई ने पूरी तरीके से कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया, जब वह इलेक्शन हुआ लोकसभा का, और उस लोकसभा में काशीराम जी मना कर रहे थे कि हम इसके साथ में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस से पैक्ट नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस हमारे हितैषी नहीं है। लेकिन वहां की लॉबी ने क्या किया, वहां की पूरी सारी आरपीआई नीचे से लेकर ऊपर तक जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कांग्रेस से समर्थन किया, समझौता किया। लेकिन उसमें भी बाबूजी ये कह रहे थे कि जब टॉक होगी तो बराबर की होगी, अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट पर लेके बात करेंगे, हम पीछे, हम उससे मतलब झुकेंगे नहीं कांग्रेस से, हम सीटों की डिमांड करेंगे पूरी, कि हमें इतनी सीटें चाहिए, आधी सीटें चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बहुल क्षेत्र है, हमारे यहाँ SC ST लोग हैं, मार हैं यहाँ पे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और डॉक्टर JK गौतम साहब के एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं उन्हीं के साथ में, और एक नई चर्चा रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और आप देख रहे होंगे कि हमारे लाइव वाले देख रहे होंगे कि ये खुद ही बीच बीच में जा करके गायब हो जाते हैं, तो हम बता दें कि हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, हम हमारे जो भी गेस्ट आते हैं तो हम मिलजुल करके ही कोशिश करते हैं कि अपने बहुजन समाज की बात को पहुंचाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका चैनल लड़ाई लड़ रहे सर। दूसरा, थोड़ा जो कुछ लोग थोड़ा पॉलिटिकल पे ही बात कर रहे हैं, कुछ लोग, अभी हम काफी लोग ऐसे देखते हैं जो ये एलिगेशन लगाते हैं साहब पर, काशीराम साहब पर, कि उन्होंने आरपीआई को मजबूत करने के बजाय आरपीआई को ही बाबा साहब जिसके फाउंडर थे, बाबा साहब ने जो उसको खत्म करने का काम किया, ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए आरपीआई आरपीएम में क्या था, देखिए जब आरपीआई तो बॉम्बे में बनी, जी, यूपी में तो बनी नहीं, हाँ, यूपी में कोई नहीं, बेस आ गया था यूपी में, आ गया था, बाद में आया, लेकिन आरपीआई मेन पावर क्या थी, आरपीआई की बॉम्ब महाराष्ट्र में ही थी, चलाने वाले महाराष्ट्र वाले थे, बाबा साहब वहीं से। लेकिन जब आरपीआई ने पूरी तरीके से कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया, जब वह इलेक्शन हुआ लोकसभा का, और उस लोकसभा में काशीराम जी मना कर रहे थे कि हम इसके साथ में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस से पैक्ट नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस हमारे हितैषी नहीं है। लेकिन वहां की लॉबी ने क्या किया, वहां की पूरी सारी आरपीआई नीचे से लेकर ऊपर तक जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कांग्रेस से समर्थन किया, समझौता किया। लेकिन उसमें भी बाबूजी ये कह रहे थे कि जब टॉक होगी तो बराबर की होगी, अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट पर लेके बात करेंगे, हम पीछे, हम उससे मतलब झुकेंगे नहीं कांग्रेस से, हम सीटों की डिमांड करेंगे पूरी, कि हमें इतनी सीटें चाहिए, आधी सीटें चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बहुल क्षेत्र है, हमारे यहाँ SC ST लोग हैं, मार हैं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल एक सीट पे, यानी 499 सीट कांग्रेस को और एक सीट आरपीआई को। अब आप गौतम जी ये देखिए कि उस टाइम पे काशीराम जी क्या करते, या अगर बाबा साहब भी होते तो उनकी आत्मा क्या गवाही देती कि ये लोग एक कुर्सी के लिए कितना डाउन होंगे, पूरी पार्टी को ही दे दिया एक कुर्सी के लिए, आपने पूरी पार्टी कांग्रेस को हैंड ओवर कर दी। तो तब काशीराम जी ने वह रिजाइन दिया और उनको कहा कि मैं आरपीआई में काम नहीं करूंगा, ये रीजन था। फिर हाथी को ले आए यूपी में, उसके बाद तो फिर उन्होंने फिर कैडर बना, उन्होंने फिर उनकी लड़ाई शुरू हुई है, फिर उनका जो है ना वो क्रांतिकारी कदम लोगों को जगाने का यूपी में तो बाबा साहब को कोई जानता नहीं था भाई, जब बहुत कम, क्योंकि ये कहते हैं कि बाबा साहब के जो लिटरेचर थे वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलते नहीं थे। ये बाबूजी आए, काशीराम जी ने दोबारा परिचय कराया बाबा साहब का हिंदी भाषी क्षेत्रों में परिचय कराया, फिर हाथी ले गए, हाथी का परिचय कराया, अपने लोगों को जागरूक किया। तो ये लोग जो एलिगेशन लगाते हैं काशीराम जी पे, ये बहुत गलत है। बाबूजी जैसा तो मिशनरी हो ही नहीं सकता। अब की राजनीति अलग है, अब जो किया है, जो लोगों ने राजनीति की है, राजनीति के अलग अलग पहलू होते हैं, लालच है,
कंप्रोमाइज है, बहुत कुछ है, लेकिन जब तक बाबूजी रहे उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर पार्टी बीजेपी से भी कॉम्प्रोमाइज समझौता किया भी तो अपने समाज हितों के पे, हित में, समाज के हित फायदे में के किया, लिए। फायदे के लिए किया, अंडरटेकिंग नहीं किया, नी पे नहीं किया, अपने घुटने नहीं टेके, अपने विचारों को जिंदा रखा, विचारधारा को जिंदा रखा, और जो पार्टी की आइडियोलॉजी थी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, उसी पर उन्होंने काम किया। सर एक सवाल पर और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। मैं अपने करीब करीब 15 एपिसोड मैंने साहब काशीराम जी के स्पीच पे लगातार चला रहा हूँ। लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मेरा जो काम है उसको डिलीवर करने का है। उसमें आप वो स्पीच आप तो देख भी रहे हैं, मैं डेली उस पर कर रहा हूँ। मुझे इससे लालच नहीं है कि रैली जाओ और ये सब पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ऐतिहासिक तथ्यों पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसी से समाज बदलेगा। साहब अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैं कांग्रेस को घुटने के बल ले आया, मतलब घुटने पे आ गई है कांग्रेस, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप चिंता ना करें कि मैं भाजपा को भी घुटने के बल लाके रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। उसके बाद साहब तो चले गए, लेकिन अब जो बैसपा का रूप खड़ा है, उस साहब की आत्मा कितना रोती होगी आज कि उस भाजपा को वही बैसपा कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती दिखती है। क्योंकि ऐसे अपडेट आप देख सकते हैं, हर मोदी के फैसले में मायावती जी का स्टेटमेंट उनके फेवर में आपको नजर आएगा। देखिए, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? बाबूजी ने जो किया ना, वो जो कहते थे, वो कांग्रेस को सांपनाथ, बीजेपी को नागनाथ, और जिस तरीके उन्होंने कहा मैं सैया पे ले आऊंगा, ठीक है, वो लेके आए। कांग्रेस की सरकार कहां से बनती थी? यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। क्या स्थिति कर दी वहां पे बीएसपी ने उस टाइम पे? हाँ, उखाड़ के फेंक दिया, बहुत कमजोर कर दी। यूपी में मजबूर कर दिया संघर्ष करने। कितने साल हो गए यूपी में विदाउट कांग्रेस का शासन हुए हुए? एनडी तिवारी के बाद खत्म। एनडी तिवारी लास्ट था, उसके बाद खत्म। आज 25-30 साल हो गए, कहाँ कांग्रेस यूपी के? उन्होंने उखाड़ी, उन्होंने वो जो किया वो करा, जो कहते थे वो करा उन्होंने, वो करके गए। लेकिन उनके जाने के बाद जो परिस्थिति हुई है वो राजनीतिक हुई है। राजनीति जो हुई है केवल मूल्यों पर राजनीति, कंप्रोमाइज करके राजनीति, सिद्धांत पर नहीं हुई। अगर काशीराम जी की विचारधारा को लेकर राजनीति होती तो आज भाजपा भी घुटने के बल आती, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे, कहीं ना कहीं समझौता करेंगे, तो उसका जो नुकसान है वो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या चंद्रशेखर से अपेक्षाएं की जा सकती हैं कि वो भाजपा को घुटने के बल लाने लायक क्या ताकत खड़ी कर पाएंगे? अभी ये जल्दबाजी होगी। बाबूजी को ये सब करने के लिए 15-20 साल लगे, ज्यादा लगे, 20 साल 30 साल लगे। 35 साल आधी जवानी उन्होंने इस काम में लगा दी। आधी जवानी जब लगा दी, जब लोग बहुत चालाक नहीं थे, बहुत भोले वाले लोग थे, उनको आसानी से समझा पाए थे। ठीक है, अब तो सामाजिक एक्टिविस्ट भी पहले स्वार्थ देखता है, इतना तंत्र नहीं था। इतना मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, हमारा सामाजिक एक्टिविस्ट भी अब देखता है कि मुझे क्या स्वार्थ होगा, आपकी तरह मेरी तरह नहीं है उठ के बैठ जाएगा। अब क्या है, वो रैली में तो चला जाएगा, घंटे पर बैठ भी आएगा, नहीं, वहां भी ये देखेगा कि मुझे क्या आगे फायदा होगा इससे। अब क्या है, अब चंद्रशेखर को बहुत वेट करना पड़ेगा। एक आंदोलन सफल करने से, 2 आंदोलन का सफल है, 4 साल की मेहनत से आप ये नहीं कह सकते कि वो इतना मजबूत हो गया है। वो एक कदम बढ़ाया, अभी एक कदम उसका आगे है, एक कदम गया। अब वो कितना कदम को उसको रोक पाएगा वहां तक जो एक कदम बढ़ा है? पहले तो उसको रोकना पड़ेगा ना। अगर उसी से पीछे आ गया, अगर उसी कदम से पहले कदम से पीछे आ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चंद्रशेखर का जो अभी जो है, और ये अच्छी बात है। देखिए, एक प्लांट हमें जरूर लगाना पड़ता है। जब घर में भी हमारा प्लांट कोई खराब मतलब उखड़ने वाला होता है, कमजोर हो जाता है, तो हम एक पौधे की ट्राई करते हैं, नया पौधा उसके बराबर में लगा दें। तो ये एक प्लांट है, और समाज में मैं चाहता हूं कि ऐसे प्लांट, चंद्रशेखर हो या और भी कोई हो, ऐसे प्लांट समाज में लगते रहने चाहिए, ताकि हमें जब हमारा बड़ा पेड़ गिरे तो हमारे जो दूसरे पेड़ हैं वो हमें संभाल लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
तो साथियों इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे यहाँ एसी भी नहीं है, बहुत गर्मी में हम लोग का हम दोनों बैठते हैं डॉक्टर साहब और हम, और ये बहुत ही जो साहब की जो स्ट्रेटजी जो फेल हुई बाद में, जिसमें भाजपा बढ़ती जा रही है, बहुत दुखद है और अफसोस है कि साहब की उम्र नहीं थी परिनिर्वाण की, और उनके मतलब एक्सपायर होने की कोई इतनी एज नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि 10 साल और रहते तो भाजपा के हमारे के बल, और साहब काशीराम ही इस देश के प्रधानमंत्री हमारे दो महापुरुष हमारे बहुत जल्दी चले गए, बाबा साहब और काशीराम जी। इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ठीक है साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत डॉक्टर जेके गौतम साहब का शुक्रिया। आप हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और हाँ, अब से पहले आप मुझे बहुजन दस्तक न्यूज पर देखते होंगे। मनुवादियों के द्वारा रिपोर्ट किए करने के बाद वो चैनल फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। अभी चालू होगा नहीं होगा नहीं कह सकते, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तब तक आप इसी चैनल पर हमें देखते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।